नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव समेत 8 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। झांसी में इनकम टैक्स की कई टीम इस छापेमारी में शामिल रही। उधर कानपुर में भी रियल एस्टेट के कारोबारी राकेश यादव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आज इनकम टैक्स की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की। झांसी, जहां एक और इटावा, लखनऊ, उसके बाद कानपुर में। जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये A77 देखिए मकान को मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि ये A77 ये मकान है राकेश यादव का, जिनके यहाँ इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और 3 टीमें इनकम टैक्स की यहाँ मौजूद है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करें कि अंदर इनकम टैक्स की टीम यहाँ पूछताछ कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी के भाई की जो कंपनी है उसमें इनका भी कुछ स्टैग है। लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का पूरा आदान प्रदान। इस सबको देखे पुलिस की सुरक्षा भी लगाई गई है और पुलिस यहाँ मौजूद है क्योंकि इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की भी यहाँ लगाया गया है और 3 टीम्स एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो 300 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला सामने आया है। अब जब ये इनकम टैक्स की जाँच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी कितने की। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इटावा में 60,000 करोड़ को लेकर जो घोटाला हुआ था उस बारे में अपडेट आया है, आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। गोरखपुर में सीएम योगी की समीक्षा बैठक को लेकर अपडेट आया है। कमिश्नर सभागार में समीक्षा बैठक जारी है। गोरखपुर मंडल की योजनाओं पर मंथन हो रहा है। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की चर्चा इस वक्त चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कमिश्नर सभागार में इस वक्त समीक्षा बैठक जारी है। गोरखपुर मंडल की योजनाओं पर मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी सीएम योगी चर्चा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। ये न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोरखपुर मंडल की योजनाओं की समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा चल रही है। कमिश्नर सभागार की तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अधिकारी तमाम योजनाओं के बारे में अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो काम किए जा चुके हैं उसके बारे में फीडबैक दे रहे हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी अधिकारियों की तरफ से सीएम योगी को दी जा रही है। इटावा में 60,000 करोड़ के घोटालेबाज साइंस सिटी के सीएमडी राशिद नसीम के खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इटावा के वकील विनोद बिहारी कश्यप को प्रयागराज में प्लॉट देने के नाम पर 40 लाख रुपए लिए। बाद में प्लॉट ना दे पाने पर फर्जी चेक दे दिया। ठगी के आरोपी राशिद नसीम पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। ठगी में राशिद की पत्नी और भाई आसिफ नसीम और साइंस सिटी के अधिकारियों समेत कंपनी के 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ लखनऊ में 500 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। आर्थिक अपराध शाखा 455 मुकदमों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि देश भर के 10 लाख लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। फिरोजाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील में घोटाले के आरोप लगे हैं। प्राइमरी शिक्षक पर मिड डे मील के 11 करोड़ से ज्यादा रुपए खाने का आरोप लगा है। विजिलेंस की जांच में ये बात सामने आई है। फिरोजाबाद जिले के शिकुहाबाद में तैनात प्राइमरी शिक्षक चंद्रकांत शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मामले में विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई। बुलंदशहर में हिस्ट्री शूटर बदमाश राजेश के भतीजे ने एक डॉक्टर को गोली मार दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। डॉक्टर को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। घटना पहाड़पुर गांव की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मामऊ गांव से शिकारपुर लौट रहे थे। उसी दौरान अनूप शहर रोड पर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली मार दी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। शाहजहांपुर में 28 सालों के बाद गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। युवती से 2 लड़कों ने घर में घुसकर रेप किया था, जिसके बाद युवती ने बेटे को जन्म दिया और बेटे ने बड़े होकर मां के जरिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
और अब पुलिस ने 28 साल बाद आरोपी गुड्डू को गिरफ्तार किया है। नोएडा में लड़की की सुसाइड मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। मृतक लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। परिवार वालों का आरोप है कि बरौला चौकी में तैनात आकाश नाम के एक पुलिसकर्मी ने उनकी बेटी को नशा देकर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मृतक लड़की का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं लड़की के परिवार वाले एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें लड़की इंसाफ की गुहार लगाती दिख रही है। पुलिस ने इस मामले में अर्जुन दुग्गल नाम के शख्स को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। एक अगस्त 2022 को एक 26 वर्षीय महिला ने थाना फेज 3 अंतर्गत एक ओयो होटल में एक कमरा बुक किया था। दिनांक 2 अगस्त 2022 को जब काफ़ी देर तक उस कमरे से कोई बाहर नहीं आया तो होटल स्टाफ ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंट्री की और पाया कि वह महिला पंखे से लटक रही थी। तुरंत उसकी डिटेल्स लेकर उसके परिवारजनों को सूचित कर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिसने हमारी बच्ची के साथ बलात्कार करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। यानी पुलिस बता रही सुसाइड और आप लोग बता रहे कि रेप करके गला दबा के हत्या की गई। मेरे पास वीडियो क्लिपिंग है, मेरे पास बेटी का चिल्ला चिल्ला के बोली है, वो मुझे यूज कर रहा है, मुझे आकाश यूज कर रहा है, आकाश मुझे यूज कर रहा है, अर्जुन मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे फंसा दिया है, मैं मर रही हूँ, मुझे मार देगा, ऐसा करके उसने पूरी वीडियो बनाई है। वो वीडियो मेरे फोन पे है, मैं वो वीडियो प्रशासन को दे चुका हूँ। जो आप लोग मीडिया कर्मी भी आए उन लोगों को मैं वो वीडियो दिखाया हूँ। जो अर्जुन दुग्गल है ये उस लड़की कन्या के साथ में वहाँ पे सर्विस कर रहा था, ऐसा उसने फोन पर बताया है दुग्गल ने। जब सिस्टम ने उससे बात करी है ये इनके माध्यम से, तो उसने बोला कि आप कैसे जानते हो, तो उसने ये कहा कि जी हम और वो कन्या जो है जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उसने ये कहा कि ये दोनों एक साथ एडोब में काम करते थे। और नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि परिजन तो कह रहे हैं कि रेप के बाद हत्या की गई है और पुलिस की थ्योरी यह है कि लड़की ने सुसाइड किया है। क्या जांच में क्या बातें अब तक सामने आ पाई हैं? देखिए अमित, जाहिर तौर पे ये मामला और भी पेचीदा हो गया है। जिस तरीके से कल सुसाइड हुआ, कल लड़की की बॉडी ओयो होटल सेक्टर 70 से बरामद हुई, उसके बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल जो शव है वो इस समय पोस्टमार्टम हो रहा है उसका सेक्टर 94 में, लेकिन जो परिजनों का कहना है, परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है इस पूरे जो सुसाइड केस, जिसको पुलिस सुसाइड बता रही है, वो सुसाइड नहीं बल्कि दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया, उसके बाद जो मृतक लड़की है उसकी हत्या की गई। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जो आरोप है, गंभीर आरोप, वो एक पुलिसकर्मी पे है। देखिए आपको बता दें कि ये लड़की जो है वो डायरेक्टली टच में थी अर्जुन दुग्गल के से। अर्जुन दुग्गल का दोस्त है जो यहाँ पर बरौला चौकी में तैनात है, आकाश नाम का पुलिसकर्मी। और आकाश पे ही आरोप है कि जो पुलिसकर्मी है उसने सबसे पहले नशीला पदार्थ खिलाया। एक रूबरू करके एक रेस्टोरेंट बार है, वहां पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया, उसके बाद ओयो में ले गया और उसके बाद रेप करी, और रेप का जब विरोध किया गया उसके बाद ये हत्या कर दी गई। यानी जो परिवार आरोप लगा रहा है वो बेहद गंभीर है। पुलिस ये कह रही है अपनी तरफ से कि ये सुसाइड है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अन्य जो एंगल्स है उस पर भी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल शुरुआती दौर में जो मृतक लड़की है उसका जो दोस्त है अर्जुन दुग्गल, उसको हिरासत में ले लिया है, उसके जो फोन है उसको कब्जे में ले लिया है, उससे ही जानने की कोशिश कर रही है। और चूंकि जो वीडियो शुरुआती तौर में जो परिवार दावा कर रहा है वो अर्जुन ने ही परिवार को दिया है, तो ये जरूरी है अर्जुन से पूछताछ करना, इसलिए हिरासत में लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। ज्ञानवापी केस की आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। करीब 1.5 घंटे कोर्ट में बहस हुई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ ने अपना पक्ष रखा है और सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी दाखिल किया है। 17 अगस्त को हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी बात सामने आई है। तो आज की सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है।
ज्ञानवापी केस की आज की सुनवाई मुकम्मल हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर अपडेट यह है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक कोर्ट में आज बहस हुई है। इस दौरान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ ने अपना पक्ष रखा है और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी दाखिल किया गया है। अब 17 अगस्त को हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा। खबर कानपुर से, जहां पर बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जहां आज सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। सर्वोदय नगर, पांडव नगर, किदवई नगर, बर्रा, गुजैनी, नौबस्ता, इसके अलावा यशोदा नगर जलमग्न हो गए, जिससे वाहन चालकों और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे गाड़ियां पानी में बह रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है कानपुर के अलग अलग इलाकों में। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और रुक रुक के हो रही बारिश ने अधिकारियों की भावों की बोझ खोल दी। 15 जून तक ये सब नाले साफ होने थे, मगर वास्तविकता आपके सामने। इस वक्त मैं कानपुर के वीआईपी एरिया सर्वोदय नगर में हूँ, जहाँ तक कैमरे की नजरदारी आप देख सकते हैं। पूरा तालाब बना है, मकान, फुटपाथ, सड़क, जहाँ तक कैमरे की नजरदारी पानी पानी और पानी। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगा अपने गाँव की ओर, ये लगभग 6 इंची और जितना आगे बढ़ते चले जाए तो लगभग ये 1 से 1.25 फुट तक पानी जमा है। यहाँ तक कि अगर मोटरसाइकिल्स की बात की जा रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मोटरसाइकिल तक इसमें डूब गई है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे कई वाहन फंस रहे हैं। यही तस्वीर शहर के 2 दर्जन ज्यादा इलाकों में है, मगर अधिकारी कागजों में अभी भी नाले को साफ करने में लगे हुए हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कानपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि मानसून सीजन से पहले ही तमाम जगहों पर नालों की सफाई कर ली गई है, लेकिन हालात कैसे हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हमारे सहयोगी अमित ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2 दर्जन इलाके ऐसे हैं कानपुर के जहाँ पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लोग इस जल संकट की वजह से परेशान हैं, गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं, रास्ते पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। और अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पर निशाना साधा है। अपर्णा ने रामगोपाल यादव पर तंज कसा है। न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर हो, ये कहा है अपर्णा ने। पत्र में सिर्फ चुनिंदा लोगों के उत्पीड़न की बात कही गई है। योगी सरकार में अपराधियों पर बस एक्शन हो रहा है। रामगोपाल ने सीएम योगी से मुलाकात की थी और उसके बाद अब अपर्णा यादव का शब्दों के जरिए ये तंज आया है रामगोपाल यादव पर। भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही, सरकार की तरफ से भी अभियान चल रहा, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं समझती हूँ कि देखिए कि ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हर भारतीय के लिए कि वो भारतीयता को घर पे तिरंगा लगा करके प्रदर्शित कर सकता है। और मैं समझती हूँ कि इसको बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, पर हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस भी अभियान को जिस तरह से जग जाहिर करते हुए और सबसे अपील करी है, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, मैंने खुद जो है अपने हर सोशल नेटवर्क पे जो है डीपी बनाने का काम किया है और हम बांट भी रहे हैं तिरंगा, सरकार भी बांट रही है तिरंगा। और मैं समझती हूँ कि आम जनमानस में भी लोगों के प्रति एक जो है अवेयरनेस आई है कि अपने घर में तिरंगा लगाएं। इफ़ इट इज़ इंडिया, if you are an Indian, you feel the nationality, then there is a तिरंगा in everybody's house। जी, एक जिस तरीके से रामगोपाल यादव जी की मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, शिवपाल यादव जी ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक हैं, खासकर मुस्लिम विधायक हैं जिनका उत्पीड़न हुआ, उनकी बात कभी नहीं की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। यही सवाल ओम प्रकाश राजभर के भी रहे, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझती हूँ देखिए कि मुख्यमंत्री जी से कोई भी व्यक्ति मिल सकता है, क्योंकि आदरणीय परम पूज्य महाराज जी से जो है कोई भी व्यक्ति जा कर के मिल सकता है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। पर जिस तरह से इस बात को
रखा गया है लोगों के सामने। मुझे लगता है आप जैसे कर्मठ मीडिया के लोगों की वजह से हमारे सामने और समाज के सामने सच को उजागर करने का काम किया है इस बार मीडिया ने। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से पत्र जारी हुआ कि उस पत्र में आप खुद भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों का नाम ही उसमें मेंशन्ड है और बताया जा रहा था कि दुनिया भर के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग और दुनिया भर की बात जो है उनके मौलिक अधिकारों के बारे में और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीरो क्राइम पॉलिसी पे यकीन रखती है, उसके मैनिफेस्टो में भी ये लिखा है और आदरणीय महाराज जी का सब ही देख चुके हैं कि दंड नियम बहुत ही ज़्यादा जो है पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है कि और जिस तरह से प्रचार भी हुआ, लोगों ने स्वयं जो है चाहे वो बुलडोज़र के खिलौने हों, चाहे बुलडोज़र एक जो है गरीब व्यक्ति के लिए जो एक आइकन बन गया कि हमारे लिए अगर जो है सच का लड़ाई करने के लिए जो हमारे साथ सक्षम है तो वो बुलडोज़र है। कहीं ना कहीं महाराज जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी है सरकार में और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी भी था। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी। हाँ, जस्टिस की डिलीवरेंस फास्ट हो, क्विक हो और जो इनोसेंट हो उनको भी छोड़ा जाए। उनके भी जिस तरह से अभी मन की बात थी, उन्होंने इस चीज़ को भी कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छी तरीके से बोला, अपनी बात रखी। और झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान एआरटीओ की टीम को डंपर ने कुचलने की कोशिश की। इस वारदात में उप संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ सिपाही बाल बाल बच गए। फिलहाल आरोपी डीसीएम चालक के खिलाफ आरटीओ विभाग के एक अधिकारी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। क्या है कि मैं इस झांसी ग्वालियर बाईपास से गुजर रहा था, हमारे साथ हमारे परिवर्तन सिपाही सुरेश कुमार, और अचानक से मुझे एक डीसीएम दिखती है दूसरे साइड पे जिसमें सरिया गाड़ी के बाहर निकला हुआ है। तो और वो हमें प्रथम दृष्टया ओवरलोड ही प्रतीत हुआ, 6 चक्का गाड़ी थी। तो मैंने अपने सिपाही को कहा कि आप गाड़ी घुमाइए और इस गाड़ी के प्रपत्र चेक करिए। जब गाड़ी घुमा कर हम ले गए और उसके प्रपत्र चेक किए तो गाड़ी ओवरलोड। वाहन चालक ने उस समय कोई प्रपत्र नहीं दिखाई, तो हमने उस वाहन को आगे बढ़वाने के लिए उसको बोला। जब जैसे ही वाहन को आगे बढ़वाया जा रहा था तो उसी समय पीछे से एक डंपर गति से आ रहा था। उसको हमारे वाहन परिवर्तन सिपाही था, उसके रुकने का संकेत उसको दिया, लेकिन उसने वाहन की गति धीमी नहीं की, तीव्र गति से उसने उस परिवर्तन चालक को भी कुचलने का प्रयास किया। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।